हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मेन कंपोनेंट थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। तो मेन कंपोनेंट क्या क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? पहली चीज़, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई। तीसरा, न्यू फिजिकल पॉलिसी। और चौथा, न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज़। ये डिफरेंट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की सबसे पहले बात करते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो था, लिबरलाइजेशन को ही फोकस में रखा गया था अगेंस्ट द रेगुलेशंस जो पहले गवर्नमेंट ने लगा रखे थे, स्पेशली फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन कर दिया गया पब्लिक सेक्टर का। पहले हमारी इकनॉमी में जो पब्लिक सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, पब्लिक इंटरप्राइजेज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था इस उम्मीद के साथ कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, पुअर्टी एलिवेशन होगा। लेकिन हमारी जो उम्मीद थी उसके ठीक विपरीत पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ ने काम किया, और कह सकते हैं कि एफिशिएंटली काम ना करके बल्कि लॉस मेकिंग की तरफ पब्लिक सेक्टर्स को हमने मुड़ते देखा। तो ऐसे में ज़रूरत क्या थी, अब पब्लिक सेक्टर को लिमिटेड कर दिया जाए। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर की जो रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज़ थी उनको 17 से घटाकर 2 तक कर दिया गया। केवल एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट ही ऐसे 2 सेक्टर्स बचे थे जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते थे। और जहाँ तक बात है वर्कर्स की कि जो पब्लिक सेक्टर्स बंद हुए हैं वहाँ जो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड होंगे उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल रिन्यूअल फंड हमने सेटअप किया, जिससे उनकी इकोनॉमिकली मदद की जानी थी, या वॉलंटरी रिटायरमेंट्स उन्हें दी जानी थी, या सोशल सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जानी थी। और जो ये इसके अलावा पब्लिक सेक्टर्स थे उनके शेयर्स को भी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की, यानी अपने पैसे को वापस निकाल लिया प्राइवेट सेक्टर को शेयर्स बेचकर। इसके अलावा बहुत सारे MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए, और इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के तहत जितने भी आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थी उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दी गई। डायरेक्टर्स को राइट दिए गए कि वो डिसीजंस ले सकते हैं, उनको किसी भी तरह के मिनिस्टर्स से प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा स्टेप था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए PSUs में, और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड किया गया। एक तरफ तो पब्लिक सेक्टर को लिमिटेड कर दिया गया, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड किया गया, और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया ये सोचकर कि प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे जो पब्लिक सेक्टर की कमियां हैं उनको दूर किया जा सकेगा, एफिशिएंसी को जनरेट किया जा सकेगा, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई दिखेगी, और आप कह सकते हैं कि एक कंपटीशन की फीलिंग को आपकी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो इसके तहत क्या किया गया, वही जो पब्लिक सेक्टर की जो रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिड्यूस कर दिया गया, और जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रही थी उनके शेयर्स को आपको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, और प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप को भी इंक्रीज़ किया गया। फिर है रेगुलेशन ऑन लिबरलाइजेशन। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन फीचर था कि अब हमें लिबरलाइजेशन की तरफ ज़्यादा फोकस किया। पहले क्या होता था कि लाइसेंसिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रांगली एग्जिस्ट करता था, और यदि कोई नया प्राइवेट सेक्टर किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बहुत तरह के कंपल्सरी लाइसेंसेस और रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया, और 2006 और 2007 की यदि आप बात करें तो केवल 5 ही इंडस्ट्री ऐसी बची थी जिनके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस ज़रूरी रह गया था। जैसे अल्कोहल, सिगरेट्स, डिफेंस के इक्विपमेंट्स की बात करें, एक्सप्लोजिव्स की, हजार्डस केमिकल्स की। बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया था, उनमें किसी तरह की कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। एंटरप्रेन्योर फ्रीली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, और जो इंडस्ट्रीज़ एग्जिस्ट कर रही थी वो फ्रीली अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को इन्हांस कर सकती थी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती थी। फिर रिलैक्सेशन दी गई किस चीज़ में, मोनोपोलीज एक्ट में। मोनोपोलीज एक्ट आपका MRTP एक्ट लाया गया था, किस लिए लाया गया था कि मोनोपोली की टेंडेंसीज को इंक्रीज ना होने दिया जाए इकोनॉमी में, और इसके तहत ये फिक्स किया गया था कि वो कंपनियां जिनके पास 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के एसेट्स हैं
वो MRTP कंपनियां कहलाएंगी और उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। लेकिन MRTP एक्ट को भी अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिलैक्स किया गया और अब MRTP जो कंपनियां थी उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो फिक्स लिमिट थी उसको रिमूव कर दिया गया। 2002 की यदि आप बात करें तो MRTP एक्ट को फर्दर कंप्लीटली ख़त्म करके लिबरल कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस किया गया। फिर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यदि आप बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ थी, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहती थी बल्कि उसको किसी न किसी तरह रोकना चाहती थी। लेकिन नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अहम भूमिका को माना गया और उसे बढ़ावा देने की कोशिश की गई और उसको 40% से बढ़ाकर बहुत सारे सेक्टर्स में तो 100% तक कर दिया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जो कि डोमेस्टिक सेक्टर में अवेलेबल थी ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जा सके। और इसी कड़ी के तहत 1999 में फेरा एक्ट को रिप्लेस करके फेमा एक्ट लाया गया। फेरा एक्ट बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर और फेमा कंपैरेटिवली लिबरल प्रोविजंस के साथ आया जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाया। फिर है फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। अब साथ ही में हमने महसूस की ज़रूरत की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ज़रूरत किस चीज़ की है, फॉरेन टेक्नोलॉजी की भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण अच्छे प्रोडक्ट्स हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं बना पा रही थी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई कि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर पाएँ और हमें जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ थी उनको किसी तरह की अब परमिशन की ज़रूरत नहीं थी फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स के लिए। वो फ्री थी फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स करने के लिए ताकि फॉरेन टेक्नोलॉजी या एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को देश में बढ़ाया जा सके जिससे आपके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। फिर दूसरा जो मेन कंपोनेंट था वो था न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपने फॉरेन ट्रेड के एस्पेक्ट्स को लिबरलाइज करने की कोशिश की और ताकि आपके जो यहाँ हैं वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो सकें और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। इसके तहत फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव करने की जो कोशिश की गई वो क्या क्या किया गया। पहली चीज़ कि एक पहली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई 5 साल के लिए लंबी 1992 से 97 में, जिसमें लिबरलाइजेशन अहम फोकस था और लिबरलाइजेशन के थ्रू आपको कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस जो फॉरेन ट्रेड पर थे उनको कम करना था। साथ ही ओपन कंपटीशन को इनकरेज करना था और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो स्पेशली एक्सपोर्ट हाउसेस थे उन्हें। और कुछ एक लिमिटेड कमोडिटीज़ को छोड़कर आप सारी बाकी कमोडिटीज़ को फ्रीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते थे। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल थे उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई। और अब उसके बाद उसके अलावा यदि आप बात करें तो बहुत सारे जो टैक्स लगा रखे थे, कस्टम ड्यूटीज़ थी, उनको भी धीरे धीरे कम किया गया और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट था उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कैसे इम्प्रूव हो सकता था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और इम्पोर्ट्स को कम किया जाए कंपैरेटिवली। तो एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया गया और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की गई। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट किस कारण से आ रहा था कि आप एक्सपोर्ट्स कम हो रहे थे, आपके यहाँ पर फॉरेन जो करेंसी थी वो कम आ रही थी, जबकि इंपोर्ट्स के लिए आप जो पेमेंट कर रहे थे वो आपको ज़्यादा करनी पड़ रही थी। इसी चीज़ को एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर ठीक करने की कोशिश की गई। फिर हम बात करते हैं न्यू फिजिकल पॉलिसी की। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी को आप फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। इसको बजटरी पॉलिसी का नाम भी दिया जाता है। और इस फिजिकल पॉलिसी के मेन उद्देश्य क्या होते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना, कैपिटल फॉर्मेशन को अचीव करना और पुअर्टी और रीजनल डिस्पैरिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना। अब फिजिकल पॉलिसी को कैसे इम्प्रूव किया 1991 के बाद गवर्नमेंट ने कि टैक्स रेट्स पहले आपके जो फिजिकल पॉलिसी के तहत लगाए गए थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसके अंतर्गत लोगों में टैक्स इवेजन की टेंडेंसी पाई जाती थी। तो टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया। दूसरा कि सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही थी
उसमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश की गई ताकि बजटरी डेफिसिट्स को कम किया जा सके। बजटरी डेफिसिट क्या है कि सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो बजट का और इनकम कम हो। तो एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए कौन से एक्सपेंडिचर को कम किया गया? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को, यानी कि जिससे किसी तरह का फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिव एसेट्स या इनकम क्रिएट नहीं हो रही है। जैसे आप बात करें डिफेंस के एक्सपेंडिचर की, जो पैसा इकोनॉमी में चला जाता है और फर्दर इनकम जनरेट करने में भूमिका नहीं निभाता। रिडक्शन इन सब्सिडीज़, यानी सब्सिडीज़ को रिड्यूस किया गया क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, डेफिसिट्स आ रहे थे, तो ऐसे में ज़रूरत थी कि सब्सिडीज़ को कम कर दिया जाए। एक्सटर्नल बोरोइंग जो हम कर रहे थे, बाहर से ज़्यादा पैसा उठा रहे थे अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए, उसको भी कम करने की कोशिश की गई क्योंकि एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट पेमेंट का भी लोड सरकार पर बढ़ता है। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग को डिस्करेज करने की कोशिश की गई क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारे हालात कैसे थे 90s में कि इन्फ्लेशन बहुत देखा गया, यानी एक टेंडेंसी देखी गई जनरल प्राइस राइज की इकोनॉमी में। और ऐसा क्यों हो रहा था? डेफिसिट फाइनेंसिंग भी इसकी एक वजह है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में सरकार क्या करती है कि सरकार के बजट में जो डेफिसिट आ गया है, यानी सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तो उसको फाइनेंस करने के लिए आरबीआई से ज़्यादा नोट प्रिंट करा लेती है। और ये जब ज़्यादा नोट आपकी इकोनॉमी में सर्कुलेट होंगे तो लोगों के हाथ में जाएंगे, उनकी इनकम और परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, जिसके कारण चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन चीज़ों की सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती और फाइनली डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण इन्फ्लेशन की टेंडेंसी इकोनॉमी में देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ फिर जो टैक्स स्ट्रक्चर था और टैक्स प्रोसीजर्स थे, उसको सिंपल करने की कोशिश की गई ताकि आम आदमी भी उसको समझ सके और इजीली अपने टैक्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू मॉनेटरी पॉलिसी की। न्यू मॉनेटरी पॉलिसी की जब आप बात करते हैं तो ये मनी सप्लाई से रिलेटेड आपकी पॉलिसी है और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड पॉलिसी है। और इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई को आरबीआई जनरली कंट्रोल करता है। और किस उद्देश्य से ऐसा किया जाता है कि ताकि आपकी इकोनॉमी में जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे और जितना एडिकेट क्रेडिट आपकी इकोनॉमी में फ्लो होना चाहिए वो होता रहे और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। अब इसके लिए किस चीज़ पर फोकस किया गया मॉनेटरी पॉलिसी में? जो बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी जितनी भी रेट्स हैं जिनको आरबीआई जनरली डिसाइड करता था, उन सब को टाइम टू टाइम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके ताकि इकोनॉमी में जितना क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए उतना क्रेडिट अवेलेबल हो और प्राइस भी स्टेबल बना रहे। यदि आप इन डिफरेंट रेट्स की बात करेंगे तो बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है। एसएलआर की बात करें तो वो मिनिमम परसेंटेज जो बैंक्स के पास लिक्विड फॉर्म में बनी रहनी चाहिए अपने एसेट्स की। और सीआरआर की बात करें तो वो मिनिमम परसेंटेज जो कैश के फॉर्म में बैंक्स के पास रहना चाहिए टोटल एसेट्स का। रेपो रेट की यदि आप बात करते हैं तो जिस रेट पर रिजर्व बैंक आपके कमर्शियल बैंक्स को लेंड करता है मनी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी, वो आपकी रेपो रेट कहलाती है। और रिवर्स रेपो रेट की यदि बात करें तो जिस रेट पर आपका जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। फिर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस किया गया ताकि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने से आपका जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स के तहत आ सके, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेंड्स में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो देखने को मिल रहे थे जबकि आपके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई थे। और डिस्करेज किया गया किस चीज़ को? अनप्रोडक्टिव लोन्स को, कि बैंक लोन दे लेकिन कैसे पर्पसेस के लिए? प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, जिससे इकोनॉमी में फर्दर आपके प्रोडक्शन बढ़ सके और इनकम जनरेट हो सके। फिर बैंक्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कमर्शियल बैंक को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। किस चीज़ में? कि वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर सके डिपॉजिट्स पर, लेंडिंग्स पर, लेकिन कुछ सीमा में ही वो अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते थे, बाकी आरबीआई के कंट्रोल ज़्यादा था।